Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 13. काफ़ी अच्छा illustration है, एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए। हमें प्रिपेयर करना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहला रेक्टिफिकेशन एंट्री से पास करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, सब चीज़ बनाना है, सारा चीज़ों का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए हम लोग एक एक करके पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575। वाह, आपने परचेज किया है, उसमें सेल्स रिटर्न है 2575 रुपये का। अब देखो आपका एंट्री ये क्या हो रहा है गाइस, हाँ आपका एंट्री हुआ है परचेजेस टू डेटर्स, लेकिन आपका असल में एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अब ठीक करने के लिए क्या करोगे, इसको कर दो डेबिट और इसको कर दो क्रेडिट। ठीक है, तो मेरा एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। देखो रिटर्न इनवर्ड्स टू परचेजेस, ये हो गया। अभी हम एक ही करके एंट्री देखते हैं, यहाँ पे दो एंट्री एक साथ बना दिया इंस्टीट्यूट भी ना। 2575 की अभी हम एंट्री देख रहे हैं, तो देखो रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट हो गया 2575 से, परचेज क्रेडिट हो गया 2575 से, ये एंट्री समाप्त। अब सेकेंड एंट्री पे आ जाता है। सेकेंड एंट्री क्या कहता है, सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 1725 रुपये। अब सेल्स में परचेज रिटर्न है, एंट्री एक्चुअल में क्या हो गया, क्रेडिटर्स टू सेल्स, जबकि एंट्री होना चाहिए था क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। तो मैं क्या करूँगी, इसको कर दूंगी डेबिट और इसे कर दूंगी क्रेडिट, तो मेरा एंट्री हो जाएगा सेल्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। यहाँ पे आती हूँ, एंट्री देखो सेल्स टू परचेज रिटर्न 1725 रुपये का, ये पहला एंट्री हो गया। अब आते सेकेंड एंट्री पे, गुड्स विड्रॉन 3500 रुपये का अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वो परचेजेस में इंक्लूडेड है। तो आपने ड्राइंग्स का एंट्री नहीं पास किया, आपको ड्राइंग्स का एंट्री पास करना है। एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स टू परचेजेस 3500 रुपये। सेकेंड एंट्री देखते हैं, ड्राइंग्स टू परचेजेस 3500 रुपये, ये भी हो गया। थर्ड एंट्री क्या बोलता है, वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू 450 वर इंक्लूडेड। अब देखो आपने प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवाया, उसमें 450 रुपये का आपने वेजेस दिया है, तो वो वेजेस आपका मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, मतलब बेसिकली आपके एसेट पे जाना चाहिए था, बट वो आपने अभी तक वेजेस में ही छोड़ा हुआ है। तो आप एंट्री क्या करोगे, आप ये प्लांट एंड मशीनरी को कर दो डेबिट और ये वेजेस को जो है इसको करोगे क्रेडिट। ठीक है, देखो असल में एंट्री हुआ क्या है, वेजेस टू कैश, लेकिन आपको एंट्री करना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी टू कैश। ठीक है, अब आप क्या करो, इस प्लांट एंड मशीनरी को तो कर दो डेबिट और इस वेजेस को कर दो क्रेडिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ थर्ड एंट्री पे अपनी, प्लांट एंड मशीनरी टू वेजेस 450 रुपये, क्लियर है। अब फोर्थ, फ्री सैंपल्स आपने बांटा है 825 रुपये का। अब अगर आपने फ्री सैंपल्स बांटा है तो आपको उसका एंट्री करना होगा। एंट्री हम क्या करते हैं, फ्री सैंपल्स जो भी आप बांट रहे हो उससे आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, राइट। तो मैं एंट्री करूँगी, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दूंगी और वो परचेजेस को कम कर दूंगी। क्यों, क्योंकि आपका सैंपल जब आप बांट रहे हो तो आपका स्टॉक कम हो रहा है, राइट, तो वो आपका परचेजेस से मैं एडजस्ट करती हूँ। कॉस्ट उसका 825 है और हम कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं उस चीज़ को। मेरा एंट्री हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस 825 रुपये, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%। अब सबसे पहले देखो, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन आपका डेटर्स पे बनता है, डिस्काउंट का भी प्रोविजन आपका डेटर्स पे बनता है। तो सबसे पहले हम एक बार आ जाते हैं अपने डेटर्स पे। डेटर्स 1,20,000 का डेटर्स है, ये कुछ प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखो बैड डेट्स कुछ है क्या, बैड डेट्स आपका 1100 रुपये का है भैया। ठीक, अब आप एक चीज़ समझो, आपका जो 1100 का बैड डेट्स है वो किससे एडजस्ट हुआ होगा, वो आपका एडजस्ट होगा प्रोविजन से। ठीक है, आपका प्रोविजन कितना क्या है, 3200 का। 3200 के प्रोविजन में आप 1100 का बैड डेट्स एडजस्ट करोगे तो अब आपका प्रोविजन कितना का बचा, 2100 रुपये का प्रोविजन बचा है। ठीक है, आपका डेटर्स 1,20,000 का है, इस पर आपको 5% बनाना था ना, देख लेते हैं 5% बनाना है प्रोविजन।
तो 5% आप 1,20,000 का जब निकालोगे तो ये आएगा आपका 6,000 रुपये। ठीक है, आपके पास प्रोविजन अभी 2,100 रुपये का है, आपको 6,000 का प्रोविजन बनाना चाहिए, तो आपको और एक्स्ट्रा 3,900 रुपये का बनाना होगा। ठीक है, आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब हम एक बार आ जाते हैं, सिर्फ पहला वाला भी देख रहे हैं, कहाँ गया? अच्छा, इन्होंने इसकी एंट्री ही नहीं पास किया। एक सेकंड रुकना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ऐसा लगता है मुझे। ओके, इस यहाँ पे क्या किया इन्होंने, मेरे हिसाब से ये गलत है, बट देखो क्या किया इंस्टीट्यूट ने, बैड डेट्स आपका अलग से लिखा 1,100 रुपये का, उसको प्रॉफिट से एडजस्ट किया, और फिर आपका जो प्रोविजन बनाना था 6,000 का, एग्जिस्टिंग प्रोविजन सिर्फ 3,200 ही बचेगा अभी, राइट? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कंफ्यूज हो गए होगे। सुनो, एग्जिस्टिंग प्रोविजन मेरा कितने का था? 3,200 रुपये का। हमने क्या किया था, इस 1,100 को यहाँ से एडजस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास प्रोविजन बचा था 2,100 का, 6,000 का मुझे बनाना था, तो उस हिसाब से मैंने बोला कि 3,900 का हमें और प्रोविजन बनाना चाहिए। ठीक है, पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 1,100 के बैड डेट्स को अलग से ही लिख दिया, एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपना 3,200 पे ही छोड़ा, और फिर 6,000 का आपका प्रोविजन बनाना था, 3,200 का प्रोविजन है, तो सिर्फ 2,800 रुपये का यहाँ पे और फर्दर प्रोविजन क्रिएट किया। ठीक है, बट अब आप एक चीज़ बताओ, आपका PNL पे कितना इफेक्ट जाएगा? मेरे हिसाब से सिर्फ 3,900 जा रहा था, यहाँ पे भी फिर सिर्फ 3,900 ही जा रहा है इन टोटल। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आपका अमाउंट के हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के हिसाब से पड़ रहा है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए था आपको, इस बैड डेट्स को प्रोविजन से पहले एडजस्ट करो, आपका बैड डेट्स का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ही नहीं, आपका प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा बैड डेट्स के अमाउंट से, मतलब 1,100 से आपका प्रोविजन कम हो जाएगा, फिर आपका बैड डेट्स बचेगा सिर्फ 2,100 रुपये, और फिर आपको जो टोटल प्रोविजन बनाना था 6,000 का, उसमें 2,100 का बैड डेट्स है, मतलब सॉरी 6,000 का प्रोविजन बनाना था, उसमें 2,100 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, तो बाकी 3,900 का प्रोविजन बनाओ। समझे? क्लियर है? अब नेक्स्ट एक और कह रहा है यहाँ पर, आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अभी जो प्रोविजन आप डिस्काउंट के लिए बनाते हो ना, वो कौन से अमाउंट पे बनता है? डेटर्स में आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करो, ये जो अमाउंट निकलेगा ना, इस पे आपका डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा। ठीक है, आपका डेटर्स कितने का था? 1,20,000 का। आपने प्रोविजन कितना से बना, आपके पास प्रोविजन कितना से? 6,000 रुपये से, तो 1,20 में 6,000 आप माइनस कर दो, तो उसका आपका अमाउंट आएगा 1,14,000 रुपये। ठीक है, 1,14,000 पे आपको 2.5% का बनाना है डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे आते हैं, 2,850 का आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो कुछ तो प्रोविजन है ऑलरेडी, 1,375 का प्रोविजन है, अभी आपको फर्दर 1,475 का प्रोविजन और बनाना है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं अमाउंट। देखो 1,475 आ गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,475। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसकी जर्नल एंट्री पास क्यों नहीं हुई है, राइट? इसके पहले तक का सारे एंट्रीज का जर्नल एंट्री हमने पास किया, इसका क्यों नहीं हुआ? आ रहा है ना डाउट? तो अब सुनो क्यों नहीं हुआ। इसका नहीं होने का रीज़न ये है कि आपका रेक्टिफिकेशन का आपको एंट्रीज पास करना है, और ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, हियर एंड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन में फ़र्क होता है। रेक्टिफिकेशन जैसे आपने गलती कर दिया है, अब आप उसको सुधार रहे हो। एडजस्टमेंट इज ईयर एंड एंट्रीज, जैसे कि आप ये प्रोविजन बना रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, ये सारे एंट्रीज। ठीक है, तो आपको समझ आए कि 5th वाला तो आपका एडजस्टमेंट का पार्ट था, रेक्टिफिकेशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद 6th क्या कहता है, डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है। ये तो आप प्रोवाइड कर लोगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड कर लेंगे।
इसके बाद कह रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आप देखो पहले कितने का है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका है 80,000 का, ठीक है। ये आपका कैसे सिक्योर हुआ है, आपको ये ओवरड्राफ्ट मिला है स्टॉक हाइपोथिकेट करके, ठीक है। अब स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ कोर्स। अब आप एक चीज़ देखो, आपको क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे भी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक तो है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको हाइपोथिकेट किया गया और उसके बाद मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट आया 80,000 रुपये का, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जो आउटस्टैंडिंग है उसको कंसिडर किया गया एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। जो भी मेरा स्टॉक का वैल्यू होगा उसमें 80% जो वैल्यू होगा वो वैल्यू मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए रखा गया है। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, एक कुछ मार्जिनल वैल्यू को उन्होंने एडजस्ट किया है, उसके बाद फिर वो जो 80% है उसको अलाउ किया गया है एज एन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब आप समझो, एक सेकंड, अब देखो एक सेकंड रुकना, इन्होंने 80 किया है कि क्या किया, वेट। अब देखो, सबसे पहले आप समझो, आपको ओरिजिनल स्टॉक का वैल्यू आपको निकालना है अभी, ठीक है। ओरिजिनल स्टॉक का वैल्यू आपको नहीं पता, आप ले लियो उसको x। अब इसको सबसे पहले आपने क्या किया, पहले समझो उसका बोलने का मतलब क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी आउटस्टैंडिंग है दैट इज़ 80,000, तो दिस 80,000 इज इक्वल टू व्हाट, 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक है। अब इक्वल्स 80/100 ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब ये रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अब एंड आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल वैल्यू क्या है आपका, ये जो आपने 20% मार्जिन रखा ना, इसके लिए कह रहा है कि अब वो 20% हटा दो, जो 80% है वो एडजस्ट करने के बाद फिर 80% ऑफ द सेम हैज़ बिन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। अब आप देखो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको एकदम बेसिक सा बताती हूँ। रुको, मुझे ना समझाऊँ कैसे वो मैं समझ रही हूँ, वो खुद ही समझाने के लिए समझना पड़ रहा है कि कैसे समझाऊँ। आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को आज 80% ऑफ रियल स्टॉक। स्टॉक मार्जिन एडजस्ट हुआ है। हाँ देखो, हुआ क्या है, जो आपका स्टॉक है इससे पहले मार्जिन एडजस्ट किया तो आपका 80% ऑफ इस वैल्यू को लिया गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया उसका फिर से 80% निकाला गया है, तब जाके आपका ये 80,000 का ओवरड्राफ्ट है। आपको समझ आया, कन्फ्यूजन हुआ होगा। देखो, आपका स्टॉक सपोज करो 100 रुपये था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले 20% मार्जिन हटाया, 80% वैल्यू रखा, जो कि आपका आया 80 रुपये। अब इस 80 रुपये पे फिर से इन्होंने 80% का वैल्यू को ओवरड्रॉ किया है। आपको समझ आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? मतलब कि जो आपका स्टॉक था, इसमें देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है ना, कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक आपका 100 था, उस पर आपने 80% कंसिडर किया, 20% आपको मार्जिन एडजस्ट करना है, और फिर आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिन 80% ऑफ द सेम अभी तक आपने ओवरड्रॉ किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आप ओवरड्राफ्ट करोगे दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 80% ऑफ स्टॉक, ठीक है। और इसमें से भी अभी आपने सिर्फ 80% ही ओवरड्रॉ किया है, मतलब कि आपने तो सिर्फ अभी 80,000 रुपये ओवरड्रॉ किया है, ठीक है। अगर आपका ओरिजिनल स्टॉक x होता तो आप ओवरड्रॉ कर कितना सकते थे वो समझो। आप ओवरड्रॉ कर सकते थे 80/100 इंटू एक्स। अब ये जो भी अमाउंट आता है इसका भी आपने सिर्फ 80% ही ओवरड्रॉ किया है, तो ये जो ओवरड्रॉ हुआ है आपका 80,000, दिस इज़ इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स इंटू 80%। आपको समझ आया? आप इतना आप ओवरड्रॉ कर
सकते हो। और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया क्यों? क्योंकि आपने इतना ओवरड्रॉ किया है, आपने सिर्फ 80% ही ओवरड्रॉ किया है। आपको लाइन समझ आए क्या कह रहे हैं? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे कंसिडर करते हैं हम लोग? स्टॉक के 80% को एंड मार्जिन एडजस्ट कर लिया आपने, तो जो वैल्यू आया उसका 80% ऑफ द सेम हैज़ बिन अलाउड टू बी ड्रॉन एज ओवरड्राफ्ट। समझ आया आपको भी? तो अभी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पहले अपना स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं। हम स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो, इसको पहले मैं रेज कर देती हूँ। हाँ ठीक है। अब 80,000 इज़ इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स इंटू 80/% हटेगा तो आप 100 ही आएगा। ठीक है, अब x को इधर रखो, बाकी सारी चीज़ों को इधर भेज दो। 80,000 इंटू 100 इंटू 100/80 इंटू 80। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करती हूँ। 80,000 इंटू 100 इंटू 100 80,000 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 80, यह आता है आपका 1,25,000 रुपये। ये है आपका स्टॉक, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक बार आंसर मैच करते बुक से। आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आया हुआ होगा, है ना? हम जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देखो 1,25,000 रुपये आया आपका स्टॉक। आपको क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हमने सारे एडजस्टमेंट्स तो देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके अब ट्रेडिंग और पीएनएल पे सारी चीज़ें डालते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। एक बार मैं क्या करूँ, क्या इसका कलर ही चेंज कर देती हूँ, सबसे अच्छा। प्लांट एंड मशीनरी 19,550 का है, बट प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 15%। तो 19,550 का 15% कितना होता है? 19,550 इंटू 15%, यह आता है आपका 2932.50। ठीक है, तो इस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी 2932.50। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स का भी साथ में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पर इन्होंने कहा था डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10%, आपका इसका 10% आ जाएगा 1025। ठीक है, तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक करो। डेप्रिसिएशन का खर्चा इन दोनों का टोटल आएगा, कितना आएगा? 2932 प्लस 1025, 3957.50। आई गेस इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया होगा, एक बार देखते हैं। देखो डेप्रिसिएशन नहीं, ओह शिट, नहीं, हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट था। देखो मैं दिखाती हूँ, ये प्लांट एंड मशीनरी मैंने 450 बढ़ा था, राइट? तो हमने तो कैलकुलेशन ही गलत कर दिया, पहला ही कैलकुलेशन। वाह, क्या था? 19,550 में आप सबसे पहले 450 और बढ़ाओगे, क्योंकि आपका वेजेस में आपने खर्चा डाला था जो कि प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज होना था। तो यहाँ क्या 20,000, इसका 15% निकालो तो वो आता है आपका 3,000 रुपये। ठीक है, तो यही गलतियाँ एग्ज़ाम में आप भी करोगे। 3,000, तो ये आपका आ जाएगा 4025। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। शिट, हमने गलती कर दिया। ये आ गए हम डेप्रिसिएशन पे, टू डेप्रिसिएशन 3,000 और 1025 4025। ठीक है, अब हम एसेट्स पे आते हैं। मेरा प्लांट एंड मशीनरी अभी कितने का बचा? पहले 19,550 का था, इसमें 450 मुझे ऐड करके दिखाना, और इसमें मैं डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये माइनस करूँगी। तो मैं बैलेंस शीट में आती हूँ। देखो, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, 3,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स आपका 10,250 का था, जिसमें 1,025 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो 10,250, 1,25 डेप्रिसिएशन, 9,225 आपका आ गया फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स फाइनल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका
बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो आपका एज इट इज़ जाएगा बैलेंस शीट में 80,000 रुपये। इधर आ जाती हूँ मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 80,000 रुपये ये आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका 65,000 ऐसे ही जाएगा, और ड्राइंग्स उसमें से आप माइनस कर दोगे 8,000 रुपये। ड्राइंग्स की तो और कोई एंट्री थी नहीं यहाँ पर, था ना ड्राइंग्स, ठीक है। पहले मैं काम करते, मैं कैपिटल करते, एक एक करके करते, कन्फ्यूजन होगा। कैपिटल आपको 65,000 यहाँ पे दिखाना है बैलेंस शीट में, यहाँ पे आगे आपका कैपिटल 65,000 अंदर के कॉलम पे क्यों लिखा है, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स एडजस्ट करना है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 8,000 का यहाँ पर है, और आपने जर्नल एंट्री पास किए हैं ड्राइंग्स पढ़ाते हुए 3500 रुपये, तो आपका फाइनल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 11,500 रुपये, राइट। तो अब आप यहाँ पे ड्राइंग्स अपना माइनस कितना करोगे, बैलेंस शीट में 11,500 रुपये, ठीक है। ये आपका ड्राइंग्स भी माइनस हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आइटम है परचेजेस, है आपका 1,60,000। इस 1,60 के परचेजेस में आपने जर्नल एंट्री पास किया था कुछ एडजस्टमेंट्स का, याद है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ रिटर्न्स है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं है। परचेजेस तो मैं यहाँ पे पहले दिखाती हूँ 1,60 अपने ट्रेडिंग में, फिर एडजस्टमेंट करूँगी। हाँ, तो आपका ये परचेजेस आ गया टोटल, यहाँ पे आपने दिखा दिया 1,60 भी इन्होंने नहीं दिखाया ना, एक सेकंड, पहले मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे लिख के। ये आपका पेन कहाँ गया, हाँ, ये आपका 1,60,000 का परचेजेस हो गया, ठीक है। इसमें हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी कुछ एडजस्टमेंट्स की। आपका एडजस्टमेंट क्या हुआ था, इधर एक बार, कहाँ गया जर्नल एंट्री, रहा। सबसे पहला आपका परचेजेस कम हुआ है 2,575 रुपये से यहाँ। दूसरा आपका परचेजेस कम हुआ है 3,500 रुपये से यहाँ, आपने जर्नल एंट्री पास किया था, ठीक है। तीसरा आपका परचेजेस कम हुआ है 825 से यहाँ। तो अभी रिटर्न तो बाद में हम कंसिडर करेंगे, पहले आप ये तीनों को माइनस करोगे। हम यहाँ पर जाते हैं 25, 75, 3,500 और 825, यही तीन अमाउंट है, 25, 75, 3,500 और 825, टोटल आता है 6,900 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6,900 को पहले कर देती हूँ माइनस, क्योंकि ये तो आपको परचेज में एडजस्टमेंट करना ही है। तो इससे आपका फिगर कितना आ जाएगा 160,000, ये आ गया 153,100। तो यही 153,100 इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अपना परचेजेस रिटर्न पे। परचेजेस रिटर्न को याद है हमने एक और एडजस्टमेंट पास किया था, रिटर्न आउटवर्ड्स बोल के, राइट। आउटवर्ड्स वही परचेज रिटर्न है 1,725 रुपये का। तो ये 1,725 मैं यहाँ पे ट्रेडिंग में अपना रिटर्न आउटवर्ड्स बोल के शो करूँगी। इसको तो पहले इरेज कर देती हूँ, हाँ, 1,725 का ये रिटर्न आउटवर्ड्स दिखा दिया। तो मेरा नेट परचेजेस आ गया 151,375, क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, 32,250 ये मेरा एज इट इज़ जाएगा, 32,250 आप ट्रेडिंग पर डाल दो, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाते हैं अपना एडजस्टमेंट वेजेस। वेजेस यहाँ पे दोबारा 165 का है, हमने एक और एडजस्टमेंट का एंट्री पास किया था प्लांट एंड मशीनरी का एसेट क्रिएट करने के लिए, है ना। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, गिरा वेजेस आपका 450 से कम होगा। ओरिजिनल वेजेस आपका कितने का था 16,165। तो आप क्या करोगे 16,165 में 450 माइनस कर दो, 11,715 का आपको वेजेस रिकॉर्ड करना है। तो देखो 11,715 का आपने वेजेस रिकॉर्ड कर दिया, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर नेक्स्ट कहता है प्रोविजन फॉर आपको यहाँ पे 3,200 का है, बट आपको याद होगा कि हमें प्रोविजन क्रिएट करना था। कितना क्रिएट करने का था 5% ऑफ द डेटर्स था, ठीक है। आप डेटर्स कितना कंसिडर कर रहे थे, आपका डेटर्स था 1,20,000, इसका 5% आपका अमाउंट आया था 6,000 रुपये। तो ये 6,000 आप बैलेंस शीट पे शो करोगे डेटर्स से माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर्स आ गया मेरा, देखो डेटर्स पे यहाँ पे नीचे माइनस रख दिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, पहला एडजस्टमेंट ये हो गया। दूसरा चीज़ आपने पीएनएल पे क्रिएट भी किया था प्रोविजन, आपको याद होगा, तो
कितना क्रिएट किया था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमें पहला एंट्री क्या करने का था, पहले बैड डेट्स से आते हैं क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन था। सबसे पहले आप बताओ जो आपका बैड डेट्स दिख रहा है P&L पे, आप उसे कैसे एडजस्ट करोगे। सिंस आपका प्रोविज़न है तो आप एंट्री करते हो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू बैड डेट्स। इसके भी पहले जो मेरा एंट्री ऑलरेडी हो चुका है बुक्स में वो क्या होता है, आप सबसे पहले एंट्री एकदम स्क्रैच से बता दे, बैड डेट्स डेबिट करते हो और डेटर्स क्रेडिट करते हो, ठीक है। अब ये बैड डेट्स आपका ट्रायल में आ रहा है, ये आपका डेटर्स से एडजस्ट होकर ट्रायल में आ रहा है, ठीक है। अब इस बैड डेट्स को आपको डालना होता है जनरली कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर आपका प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप इस बैड डेट्स को प्रोविज़न से एडजस्ट करो कि प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा फिर, ठीक है। जनरली यही होता है। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इस बैड डेट्स को प्रोविज़न से एडजस्ट नहीं किया है, सीधा इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया तो वो तो मेरा बैड डेट्स आया यहाँ पे 1100 रुपये। एक बार क्वेश्चन पे चेक कर लेते बैड डेट्स का अमाउंट कितना था। देखो बैड डेट्स का अमाउंट था मेरा 1100 रुपये। ये इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे P&L में सीधे 1100 रुपये पूरा ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया। ये रहा 1100 रुपये यहाँ पे प्रेजेंट किया। अब इसकी वजह से हुआ क्या, मेरा प्रोविज़न से ये वाला एंट्री पास नहीं हुआ। इट मीन्स कि मेरे पास प्रोविज़न अभी भी जो ट्रायल में प्रोविज़न है उतना ही प्रोविज़न है। अब ट्रायल में कितना का प्रोविज़न दिख रहा था वो चेक करते हो। ट्रायल पे मेरे पास 3200 का प्रोविज़न है, ठीक है। मुझे एज़ पर द एडजस्टमेंट 6000 का प्रोविज़न चाहिए, 3200 का प्रोविज़न ऑलरेडी है तो 6000 का चाहिए और 3200 का है तो आप एक्स्ट्रा कितना का क्रिएट करोगे, 2800 रुपये का, ठीक है। अब जब आप प्रोविज़न क्रिएट करते हो तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हो, आपकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और आपका क्रेडिट हो जाएगा टू प्रोविज़न। कितने रुपए से आप करोगे ये एंट्री को, 2800 रुपये से, ठीक है। तो अब ये 2800 का इफेक्ट हमें P&L अकाउंट पे अपना शो करना है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया 2800 का प्रोविज़न बना के, ठीक है। अब ये दिखाया कैसे, आपको 6000 का प्रोविज़न चाहिए था, एग्जिस्टिंग आपके पास 3200 का था तो उन्होंने एक्स्ट्रा 2800 का क्रिएट करके शो कर दिया। ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आइटम है, नेक्स्ट आइटम है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपका यहाँ पे 1375 दिख रहा है बट आपको कितना अभी आपको और क्रिएट करने का था, आपने क्रिएट किया था, कितना है आपका डेटर्स 120। अब देखो आपको पहली बात आप यहाँ पे चेक करो कितना का क्रिएट करने का था, 2.5 का, ठीक है। यहाँ पे आता है अपन कैलकुलेटर पे, आपके पास 1,20,000 का डेटर्स था बट हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कौन से डेटर्स पे बनाते हैं, वो डेटर्स जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करने के बाद आते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपका कितने का है, 6000 का। तो आप इस 1,20,000 में सबसे पहले तो 6000 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका 1,14,000। इस पर अब आप 2.5% कैलकुलेट करो जो कि आता है 2850, ठीक है। इस 2850 को आप कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस करके। क्यों, क्योंकि प्रोविज़न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बट अगर आप उसे एसेट साइड दिखाओगे इट मीन्स कि आप क्रेडिट बैलेंस को जो लाइबिलिटी में जाना चाहिए उससे आप ऑपोजिट साइड शो कर रहे हो। अगर आप ऑपोजिट साइड शो करोगे तो आपको माइनस करके शो करना पड़ेगा, क्लियर है। तो मैं अब आ जाती हूँ अपने बैलेंस शीट पे। गिरा यहाँ बैलेंस शीट पे आप देखो आपका 2850 यहाँ पे माइनस करके दिखाया है और आपका फाइनल डेटर्स का अमाउंट अब इन्होंने दिखा दिया, ये एक जगह आया। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अब देखो आपको 2850 का चाहिए था ऑलरेडी,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आपके पास अभी डिस्काउंट है कितना, प्रोविजन कितना बना हुआ है डिस्काउंट का वो देखते हैं। वो है आपके पास 1375 रुपये का, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, 2850 का ऑलरेडी प्रोविजन है, लेकिन 2850 का चाहिए, 1375 का ऑलरेडी है, तो आप 1475 का क्रिएट करोगे। 1475 का क्रिएट कहाँ करके दिखाओगे, P&L पे। हमने एंट्री देखा था उस टाइम पे भी। अब देखो यहाँ पे भी वही दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5% चाहिए था 1,14,000 का, जिसका वैल्यू आता है 2850। आपके पास एग्जिस्टिंग था 1375 का, तो इसीलिए आपने 1475 का क्रिएट किया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आइटम है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो डेटर्स तो हमने देख ही लिया। अब आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 47,500 है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हम क्रेडिटर्स का एज इट इज़ 47,500 यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। फिर अब बैड डेट्स का तो हमने देख लिया। अब यहाँ आते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या होता है, वो होगा आपके लिए इनकम। तो आप P&L पे क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बैड डेट्स रिकवर्ड 450 रुपये। ये देखो बैड डेट्स रिकवर्ड 450 रुपये भी दिखा दिया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आइटम है सैलरीज। सैलरीज में कोई चेंज नहीं था, तो 22,550 का आप सीधे सैलरी दिखा दो अपना ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल पे 22,550 का आप सैलरी दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रायल तो यही है ना, 22,550 का आपने सैलरी दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है मेरा सैलरीज पेबल 2450। अब देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सैलरीज पेबल है तो इसका आउटस्टैंडिंग का 2 जगह इफेक्ट जाएगा, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन नहीं, 2 जगह इफेक्ट क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। ट्रायल में है, इट मीन्स कि उसका जर्नल एंट्री हो चुका है। उसका जर्नल एंट्री हुआ है तो उसका दोनों लेजर्स में, जो डेबिट लेजर होगा जो क्रेडिट लेजर होगा, उसमें ऑलरेडी जा चुका है वो एंट्री, लेजर पर जा चुका है। इट मीन्स कि ट्रायल पे भी उसका इफेक्ट मेरा ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अगर वो ट्रायल पे नहीं आता, अगर मेरा वो जर्नल एंट्री पास नहीं होता तो ट्रायल पे नहीं आता। ट्रायल पे नहीं आता इट मीन्स कि मुझे नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता, ठीक है। अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता उस टाइम पे मुझे 2 जगह इफेक्ट लेना होता, बट यहाँ पे तो मुझे ट्रायल पे दिया हुआ है, तो मैं 2 जगह इफेक्ट उसका नहीं लूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सैलरीज पेबल को डायरेक्टली, मेरा लाइबिलिटी है उसे मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट पे शो करूँगी। तो ये है मेरा बैलेंस शीट, यहाँ पे आपका सैलरीज पेबल नहीं, ये थोड़ी बैलेंस शीट, ये है मेरा बैलेंस शीट। इस पे मैं सैलरीज पेबल देखो दिखा दी थी 2450 रुपये का डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है मेरा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट आपके लिए एसेट है 300 रुपये का। आप इसे अपना बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे 300 रुपये दिखा दो। देखो प्रीपेड रेंट 300 रुपये, सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है रेंट आपका 4,300। ये भी इस पर कोई चेंजेस था नहीं, तो ये रेंट आप कहाँ पे दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में 4,300 का मैंने रेंट दिखा दिया, ठीक है। फिर वो चीज़ आप ध्यान रखना, खर्चा सारा डेबिट साइड जाएगा, इनकम सारा क्रेडिट साइड जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आपका कहाँ पे जाता है, ये जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो ये 1125 आप कैरेज इनवर्ड को अपना ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखाओगे, ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, 1125 रुपये आपने दिखा दिया, यहाँ हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट आइटम है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स आपका P&L पे जाता है, 1350 रुपये आप P&L पे दिखा दो। P&L पे आ गए 1350 रुपये, यहाँ पे कहाँ दिखाया, कैरेज आउटवर्ड्स 1350 रुपये, ये भी हो गया, ठीक है। फिर अगला आते हैं अपने सेल्स पे। सेल्स 2,15,300 का है। इसमें आपने जो भी एडजस्टमेंट्स किया था पहले आप वो देखो। मैं यहाँ पे आती हूँ, 2,15,300 इस मुझे माइनस करना है। माइनस करना कि प्लस करना वो किसको पता, पहले हम जर्नल एंट्री देखते हैं। हमारी जर्नल एंट्री है यहाँ पर ये, यहाँ पे देखो आपने सेल्स डेबिट किया 1725 रुपये से,
इट मीन्स कि आपका सेल इतना से कम हुआ है, तो आप यहाँ पे 1725 रुपये तो माइनस कर दो, ये आ गया 2,13,575। इसके बाद आप देखो कि आपका सेल का तो और कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम आते सेल्स पे 2,13,575 हमारा आया था, 2,13,575। यहाँ पे इन्होंने पहले सेल्स सिखा दिया 2,13,575 रुपये। अब आपका सेल्स रिटर्न भी तो कुछ हुआ होगा, ऑफ कोर्स हुआ है, देखो दिखाती हूँ मैं। सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स देखो कितना कब है, 2575 का। ऑफ कोर्स ये सेल्स का आपने एडजस्टमेंट कर लिया, ये दोनों परचेज का कर लिया, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स आपको हुआ है 2575 रुपये का, तब वो भी दिखाओगे ही दिखाओगे, ऑफ कोर्स दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उसको सेल्स से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ सेल्स पे और उसमें माइनस कर दूँगी 2575 का अपना रिटर्न। ये हो गया मेरा, हाँ यहाँ पे मैंने 2575 रुपये माइनस कर दिया, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट आइटम आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं था, तो मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पे डाल देती हूँ। हाँ ये है 3350 और 1250, देखो। अच्छा नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे चेंज है, याद आया, आपने एक एंट्री पास किया है। उसके पहले मैं प्रिंटिंग स्टेशनरी देखती हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी में कोई चेंज नहीं है, 1250 वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो आपका 3350 है, इसको यहाँ पे लिखो पहले आप, ठीक है। इस पर आपको याद होगा हमने एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास की थी फ्री सैम्पल्स के, याद है। ये आपने फ्री सैम्पल्स के देखो यहाँ पे एक एंट्री पास किए थे, ये वाले 825 रुपये, तो ये भी आपको करना पड़ेगा, 825 से बढ़ाना पड़ेगा उसे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, प्लस करूँगी 825 रुपये, तो आपका एडवर्टाइजमेंट 4175 से जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस से चल रही थी, बार बार ऊपर नीचे क्यों हो जाता है आज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाओगे तो आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका 4175 ही इन्होंने लिया है, ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है जो आपका, वो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ था, 1450 3125, ये एज इट इज़ जाएगा। कैश इन हैंड 1450, कैश एट बैंक 3125, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, ये एज इट इज़ चला गया, ठीक है। फिर अगला आते हैं अपने ऑफिस एक्सपेंसेस 10160। एक बार आप अपनी एंट्रीज देखो, क्या ऑफिस एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट पास हुआ है। ऑफिस नहीं हुआ है, तो मैं ये 10160 सीधे मेरा PNL पे डाल देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में हम आते हैं 10160, इसे इरेज करो यार पे, तो ओफो, पेन कहाँ जरूरत है इस पर। ठीक है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस मेरा आ गया 10160। आपको कर्सर दिख रहा है क्या, इस पर पेन आ रहा नहीं है, अब ये इरेजर सेलेक्टेड है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 10160 हमें सेलेक्ट करना था, कहाँ गया इलस्ट्रेशन नंबर 30, ठीक है। 10160 ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मेरा आइटम है जो, वो है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3000 रुपये। ये इस पर भी कोई चेंजेस नहीं करने का था, ये भी मेरा एज इट इज़ जाएगा 3000। इसे अभी मैं दिखा देती हूँ अपना PNL अकाउंट में 3000 रुपये, इतना क्लियर है। अब आप आ जाओ अपना एक बार जर्नल एंट्रीज देखने कि क्या आपने सारा इफेक्ट्स लिया है या नहीं,
फिर हम एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे। ये 2575 हो गया, सेल्स और परचेज का आपने ले लिया, ड्राइंग्स का ले लिया, प्लांट मशीनरी हो गया, वेजेस हो गया, सेल्स हो गया। ठीक है, आपने आपने सारे एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बार एडजस्टमेंट चेक करती हूँ कि क्या वहाँ पे कुछ छूट रहा है। तो देखो, आपका पहला एडजस्टमेंट का आपने रेक्टिफिकेशन पास किया था, दूसरा का, तीसरा का भी और चौथे का भी, तो ये चारों का तो आपका एंट्री हो चुका है। अब मैं आ जाती हूँ 5th पे। प्रोविजन का भी हो गया आपका काम, डेप्रिसिएशन का भी हो गया काम। 7th में आपका निकला था क्लोजिंग स्टॉक, कितना आया था आपको याद होगा, 1,25,000। ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे ट्रेडिंग पे भी डालना है और बैलेंस शीट पे भी डालना है। तो देखो मैं आ जाती हूँ अब ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे आपका 1,25 आ गया, और फिर आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो यहाँ पे भी आप अपना स्टॉक दिखा देना 1,25,000 रुपये। ठीक है, अब आपके सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं ख़त्म। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करना है और बैलेंस शीट मैच करना है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि कुछ छोटा तो नहीं है ना। कैलकुलेशन अब आप अपने कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ मिला ले रही हूँ कि कुछ छूट रहा है कि नहीं। ट्रेडिंग का आप टोटल निकालोगे, आपका 139,535 आ जाएगा। इस अमाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले PNL पे डाल दो। फिर PNL पे भी हमने सारा आइटम्स कवर कर लिए। PNL का प्रॉफिट आपका आ जाएगा 83,800। इस प्रॉफिट को उठा के आप कैपिटल पे प्लस कर दो। ठीक है, प्रॉफिट पे भी कैपिटल को, इस प्रॉफिट को उठा के आप कैपिटल पे प्लस कर चुके हो। अब बैलेंस शीट पे भी चेक कर लो कुछ छूट रहा है कि नहीं। नहीं छूट रहा है। फिर जो आपने बैलेंस शीट बनाया होगा उसको टोटल करना, आपका मैच हो जाएगा।